जहाँ नाज़रीन कराम, आजकल एक ही बहस हो रही है पूरे मुल्क में कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है। जो सियासत का हाल हो गया है कि इस सियासत में हम मईशत को संभाल सकेंगे, और मईशत के साथ जो बुरे हालात पैदा हो चुके हैं, किए हैं किसी ने या कुदरती हो गए हैं, इस पर मैं बात नहीं करता। इन हालात से निकलने का रास्ता है कि नहीं है? IMF के चुंगल में जो हम फंस चुके हैं, उसके निकलने का कोई रास्ता, कोई तरीका जिससे आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे फ़ायदा पहुँचे। तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, हम कैसे उससे गुजारा करेंगे? तेल की कीमतें एक तरफ, खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। अब तो पिछले बार शायद चीनी भी हमने बाहर से मंगवाई है, खाद भी बाहर से मंगवाई है। ऐसे हालात में हम कैसे पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकेंगे? बजट जो प्रेजेंट बजट आया है, इसके बारे में कहता हूँ कि लोग कोई कमेंट्स नहीं करते, कोई नहीं कहता कि पीपल फ्रेंडली है, कारोबारी फ्रेंडली है, या वह ये है वो है। यही कहा जाता है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ कहा जा सकता है कि साहब क्या बजट पेश किया इन्होंने, कोई दादोशुमार ही पूरे नहीं हो सकते, जो टारगेट दिए वो भी पूरे नहीं होंगे। महंगाई का जो टारगेट है, इन्फ्लेशन का टारगेट है, इससे हम कहीं एक्सीड करेंगे, और जो टारगेट रखा है हमने रेवेन्यू कलेक्शन का वो शायद पूरा ना कर सकें, और जो हमने ग्रोथ रेट रखा है वो भी पॉसिबल दिखाई नहीं देता। पॉसिबल भी हो तो भी इकॉनमी पहले 6% या 5% पे ले आए, तो ये कौन सा तीर मारा है? इस तरह के बहुत से सवाल पूछते हैं। हमारे साथ आज खुशकिस्मती से डॉक्टर आयशा गौस पाशा, जो कि वज़ीर ममलकत है ख़जाना की, वो मौजूद हैं। इनसे पहले भी कई बार गुफ्तगू हो चुकी है, ये जब पंजाब की भी रही हैं, वज़ीर रही हैं। ख़जाने के साथ इनका लंबा रास्ता है, वैसे एक एक्नॉलेज्ड इकोनॉमिस्ट हैं, इसलिए इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। क्या मैं कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे जी, सवाल तो किए जाते हैं चिग्गीबाजी करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आप बजट को कैसे देखते हैं? मुतमिन नज़र आते हैं? IMF का दबाव, लोगों की महंगाई का दबाव, ग्रोथ भी लेनी है और सस्टेन भी करना है इकॉनमी को, इन्फ्लेशन को भी काबू करना है, कितने कामयाब हुए हैं आप लोग? सज्जाद मीर साहब, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपसे इस प्रोग्राम में आपको सच सच बताऊंगी। जी ठीक है। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से सच बोले, आवाम को सच पता हो, आपको सच पता हो। मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, हालात जो इस वक्त इकोनॉमी के हैं वो हमारे सबके सामने, सिर्फ हमारी इकोनॉमी की नहीं, इस वक्त तो सारी दुनिया भर की इकोनॉमी पे आप नजर उठा के देखें तो सब एक बहुत ही बुरे हाल में पड़े हुए। शायद इतना बुरा जो हालात है, जो जिस तरह प्राइसेस हर चीज के बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम के और ये हमने अपने रीसेंट हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा। ठीक है। इंटरनेशनली। ठीक है। अब हम पाकिस्तान, उसमें एक बहुत छोटा सा मुल्क है। अगर पेट्रोलियम के प्राइस आसमान से बातें कर रहे हैं, $123 फी बैरल पहुंच जाएगी कीमत और बढ़ेगी, तो मैं पाकिस्तान में कैसे, या हम पाकिस्तान में कैसे उससे बच पाएंगे? या एक ही तरीका है कि हम अपनी पेट्रोलियम की कंजम्पशन कम करें, उस पर कम रिलायंस करें, तो हमें वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कहने का मकसद ये है, जिस जगह हम इस वक्त हैं, अगर हमें पाकिस्तानियों से सच बोलना है और हमें पाकिस्तानियों को धोखे में नहीं रखना है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में हमें अपने आप को, अपने नीचे अपने पैरों तले जमीन को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, जो ना आपको पसंद आएंगे, ना मुझे पसंद आएंगे। आप पे भी भारी होंगे, मुझे भी भारी होंगे, बस वो इक़दाम मगर हमें करना लाजिम है। अगर मैं आपको लौट के ये कहती हूँ इसके अलावा कोई तरीका है, तो मैं आपसे झूठ बोल रही होंगी, मैं आपके आंखों पे पर्दा डाल रही होंगी, मैं आपसे सच छुपा रही होंगी। हम ये चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम अब ये नहीं चाहती। उसके पास इतनी जिसे कहना चाहिए, हम इतने रिजिलियंट लोग हैं, हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स इतने समझदार हैं, उनको सच झूठ का सब पता है। देखिए, इस मुल्क के मफाद में हमारा मफाद है। अब मैं आपको बताती हूँ बजट में हम जो कर सकते हैं इन हालात में देखें, सब फैसले करना लाजिम थे। हम ही सिर्फ नहीं, दुनिया भर में जा रहे हैं। आप देखें, आसमान पर कहीं से पहुंच रही है पेट्रोल की और बाकी कमोडिटीज की, चाहे वो वीट हो या वो आटा, गंदम हो या वो तेल हो, इससे हम सब दुनिया भर
अफेक्टेड है, सारी दुनिया में असर है। हम पाकिस्तानियों को कैसे बचाएं? नहीं बचा सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं जिस हद तक उनको रिलीफ दे सकें वो हम दे दें, और जिस हद तक हम ये इंश्योर करा सकते हैं कि आप पे उतना ही बोझ पड़े जितनी आपकी जेब अलाउ करती है। ठीक बात। यानी जो बड़े साहिब सरवत हैसियत लोग हैं उन पे ज्यादा बोझ पड़े, जो मिडिल क्लास है उन पे दरमियाना बोझ पड़े, और जो बिल्कुल कम आमदनी वाले लोग हैं उन पे सबसे कम बोझ पड़े। सबसे ज्यादा रिलीफ सबसे कम आमदनी वालों को मिले, सबसे कम रिलीफ बल्कि ना मिले वो हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं वो हमारी मदद करें कि वो हमारे जो कम आमदनी वाले लोगों को रिलीफ प्रोवाइड में करने में हमारी मदद करें। ये फिलॉसफी लेके हम पाकिस्तान की ये बजट लेकर आए कि हमें पाकिस्तान को उस बात पे खड़ा करना है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ जाए, हम मुश्किल फैसले लें लेकिन अपने नीचे अपने पैरों तले जमीन को मजबूत कर दें। इस वक्त मैं आपको सच बता रही हूँ, जो हमारे हालात हैं वो पैर तले नीचे जमीन हमारी जो है ना वो फर्म नहीं है। हम अगर ये फैसले नहीं लेंगे तो हम नीचे धंसेंगे। क्या हम ये करना चाहते हैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए लोगों को गलत सही मशवरे दे के गलत सही बात बता दें? नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपको सच बताएं और हम पाकिस्तान को उस पाथ पे डालें, लेकिन उस फिलॉसफी के तहत जिसमें मैंने आपको बताई कि आप उतना एडजस्टमेंट बर्दाश्त करें जितनी आपकी जेब गवारा करे। ज्यादा लोगों पे ज्यादा बोझ। ये आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कहा कि इस साल शायद हम पेट्रोल की कीमतें कम ना कर सके, अगर कीमतें इंटरनेशनल कम भी होंगी तो हमें लेवी लगानी पड़ेगी, और बहुत से सारे शायद हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, या शायद हमने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, या शायद मुआशी तकाजे भी यही हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो आम आदमी को तो महंगाई का जो शरह बन रही है वो तो आपने 11 या कुछ प्रोजेक्ट की है, यहाँ लोग 20% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और डॉक्टर पाशा ने तो 23% कहा है। तो यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि लोग तो कहते हैं शायद 25-30 भी हो सकती है। तो आप क्या क्या कैसे समझते हैं कि लोगों को रिलीफ जो आप दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन इस हद तक रहेगी या बढ़ेगी तो नहीं ज़्यादा? देखिए, मेरी गुजारिश है फिर से सच बोलूंगी, क्योंकि सच में मैंने आपसे कह दिया इस शुरू में सच बोलने का। देखिए, जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते रहेंगे हम लोगों को रिलीफ कहाँ से देंगे? आप मुझे सोचें, जो पिछली हुकूमत ने किया वो क्या किया? वो बिल्कुल गलत बोलते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई तरीका निकाला था ये फाइनेंस करने का। वो कर्जे ले रहे थे, कर्जे ले के उन्होंने ये फाइनेंस किया, और नतीजा ये निकला हमें इतने ज्यादा कर्जों में इस वक्त डाल दिया है कि हमसे इंटरनेशनल मार्क लोग, चाहे वो आप IMF की हम उनको क्यों हम उनके पास जा रहे हैं, ये भी लोगों को समझना जरूरी है। हम इसलिए IMF के पास जाते हैं। देखिए, कर्जे ले के पैसे छाप के हम सब झूठ बोल के यहाँ काम चला रहे हैं, उसका भी असर आम आदमी पे पड़ता है, क्योंकि जब कर्जे बढ़ते हैं तो उसकी वजह से अफराते ज़र पड़ता है, और वो अफराते ज़र सबसे ज्यादा होता है। मेरा ख्याल तो ये है, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि वो अफराते ज़र आम आदमी को ज्यादा हिट करता है, एक साहिब सरवत आदमी से ज्यादा। लेकिन अब हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि रुपए हम छाप सकते हैं, डॉलर हम छाप नहीं सकते। जब आपका इंपोर्ट का बिल इतना तेजी से बढ़ना होगा जिस तरह बढ़ता हुआ ये छोड़ के गए हैं और हमें सामने है, और हमारी एक्सपोर्ट से हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं होगी, आमदन इतनी नहीं होगी डॉलरों की, तो क्या करेंगे? हम छाप सकते हैं डॉलर? नहीं, हमें तो कहीं से लेने हैं। वो कहाँ से लें हम? जब तक IMF नहीं आता, बाकी मल्टीलैटरल एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, कमर्शियल बोरोइंग, वो मुश्किल हमारे लिए। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, और ये हमसे ज्यादा हमारी पिछली गवर्नमेंट जानती थी, इसलिए उन्होंने IMF का प्रोग्राम साइन किया था और अग्री किया था, और इसीलिए उन्होंने वो सारे शराइत माने थे जो वो उन्होंने माने। वो ये कि जाते जाते उन्होंने उस पर सब पानी फेर दिया और गलत कर दिया। हमें आन के उसको दोबारा करना पड़ा, क्योंकि जो वो करके गए थे वो सस्टेनेबल था ही नहीं। मैं लिख के आपको ये दे सकती हूँ, अगर वो आज गवर्नमेंट में होते तो वो भी यही कर सकते थे और यही करते होते। वो गलत कह रहे हैं अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई और रास्ता था। वो ये कह रहे हैं कि आप सूबों के पैसे रोक लें, अच्छा। उनको डेवलपमेंट ना करना दें, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है NFC। मैं आपसे ये कह रही हूँ उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
सूबे करते हैं खर्चा स्कूलों पे, अस्पतालों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, ज़राअत पे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, हम उनका सबका गला दबा के क्या मुल्क को प्रोग्रेस की तरफ डाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? ये स्ट्रैटेजी अच्छी होगी आपकी नजर में? मैं तो नहीं समझती। आप वो उन चीजों को आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चों का हक है हम स्कूल पे जाएं। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल, ऐसा ना हो कि बच्चों के स्कूल के पैसे काट दिए जाएं। हायर एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें एसेंशियल हैं जो सूबों की जिम्मेदारी है। हम उनके पैसे रोक के किनको सब्सिडी दें? मेरी अब गुजारिश सुने। पेट्रोल जो है 80% एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। आपके ख्याल में गरीब आदमी के पास साइकिल चलाता वो, चलो बहुत उससे ज्यादा बेहतर उसके हालत हुए तो एक मोटरसाइकिल चलाता है वो, उससे भी ज्यादा उसके चलिए कोई हालात हुए तो 800 सीसी की गाड़ी ले लेगा वो शायद। वो कितना पेट्रोल कंज्यूम करता है? मिनिस्ट्री के हिसाब से 20% पेट्रोल सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं ऐसे लोग। बाकी 80% कौन करते हैं? वो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 1300 सीसी, 1600 सीसी, बड़े बड़े पेजोरोज। आप उनकी सब्सिडी की बात कब केस मुझसे लड़ रहे हैं कि आप उनको सब्सिडी दें, पेट्रोल की कीमतें कम करके, कर्जे लेके उनको खुश करें? हम क्यों उनको खुश करें? क्योंकि हमें पता है हम कर्जे लेके उनके लिए उनका बेनिफिट करेंगे तो वो कर्जों का जो बोझ है वो उन लोगों पे पड़ेगा जो रिक्शाओं पे बैठते हैं, बसों पे बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिलें चलाते हैं। देखिए हमने वो साइकिल, एक बात और कहूँ, साइकिल मोटरसाइकिल रिक्शा वालों को हमने प्रोटेक्ट किया। कैसे? हमने 2000 रुपए महीना उनको स्टाइपेंड दे दिया। हमने नहीं प्रोटेक्ट किया तो वो 80% बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने वालों को नहीं प्रोटेक्ट किया। वो चीख रहे हैं आज असेंबलियों में खड़े होकर, और वो चीख रहे हैं इन प्रोग्रामों में आके, और आपका वो ये कह रहे हैं सब्सिडी वापस लाओ, क्योंकि दर्द उनको हो रहा है। हमने तो आपको जिस हद तक आम आदमी को प्रोटेक्ट कर सकते थे करने की कोशिश की। जिन हालात में है उन हालात में हम सब ने अपने अपने मयारी जिंदगी को देखना है। जो हमारे पास वसाइल नहीं है उससे ज्यादा हम मयारी जिंदगी मेंटेन नहीं कर सकते। हम अपनी चादर से आगे पैर फैला के जितने साल रह लिए, आज आप देखें हालात हम क्या कर लिया। कब हम उठेंगे? कब हमें एहसास ये होगा कि जितनी हमारी चादर है हम उससे फैल फहराए। क्यों हमारा गरीब इतना भूखा है और हमारी अल्फता जो है वो इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड से भरी हुई है। शैंडलियर्स रखे हुए हैं, एक एक डेकोरेशन पीसेस 2-2 लाख का रखा हुआ है। क्यों? ये मुल्क ये मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? जहाँ गुर्बत का, जहाँ गरीब जो है 70 मिलियन हो, उस मुल्क में अल-फता में 2-2 लाख रुपए का डेकोरेशन पीस सेल होना चाहिए। ठीक है। तो बात समझिए आप। और मैं ये कहती हूँ इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स ना खेलें। ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारी कॉस्ट, जब एनर्जी महंगी होगी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि तो हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट कैसे पूरा कर सकेंगे? और हमारी जो एनर्जी बाहर से आती है वो आपने ठीक बताया कि अमीर आदमी 80% कंज्यूम करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी एनर्जी का हिस्सा तो वो है जो हमारी इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। तो वो हम कैसे उसको मीट करेंगे जिसमें वो हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें, डॉलर भी कमा सकें? कोई और भी हमने आउट ऑफ बॉक्स मेथड सोचे हैं कि किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी और कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी? जी, आपका बहुत वैलिड सवाल है। पॉइंट ये क्या इसकी वजह से हम बिल्कुल इकोनॉमी का गला घोट देंगे? हम कोशिश ये कर रहे हैं इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ हमारे हाथ में हम वो करना चाहते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी जो है हमारी वो ज़राअत पे बेस्ड है। हम इस वक्त पिछले 2-3 सालों में खाने में भी खुद कफील नहीं रहे। हमें तो गंदम बाहर से मंगाना पड़ी है। अगले साल के लिए भी गंदम हम बाहर से मंगा रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने लोगों को खुद कफील करना है खाने पीने की अशिया में। हमने एग्रीकल्चर के लिए एक बाकायदा पैकेज बनाया है कि हम अपनी ज़राअत खुद को इंसेंटिवाइज करें ताकि खाने में खुद कफील हो जाए, जैसे हम हुआ करते थे। जो हमने ये पिछले 2-3 साल में देखा है उसका रिपीट ना हो कि वह गंदम भी और शक्कर भी और बाहर से मंगानी पड़ रही है। चलो, और पाम ऑयल तो हम मंगवाते ही थे, तेल और दालें तो मंगवाते थे, अभी तो हमें ये गंदम और शक्कर भी तक मंगानी पड़ी है। एक दूसरा, हमने PSDP को बढ़ाया है।
पीएसडीपी का मतलब ये है कि हम डेवलपमेंट में खर्चे करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की को नौकरियां मिलेंगी और उनसे उनकी इनकम चढ़ेगी। ये भी हमने बड़ी एफर्ट करके बढ़ाया है, इंशाल्लाह आप इसकी पेशरफ देखेंगे। हम सीपैक को रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम चाह रहे हैं जॉइंट वेंचर्स लगे, यहाँ उनकी सरमायाकारी हो और लोगों को नौकरियां मिले। ये तरीका है नौकरियां बढ़ाने का हमारा। उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए 100% इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस किया है कि आप इन्वेस्ट करें, आपको मिल जाए वापस, आप अगले साल और इन्वेस्ट करें, ताकि आप इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में तो लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट होंगी, उनके लिए उनकी आमदन बढ़ेगी। ये हमने किए 3-4 हमारे बड़े बड़े, हमने आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। आप बजट को अगर उठा के देखें तो ऐसे बहुत से आपको पीएसडीपी की इंक्रीज, एग्रीकल्चर का इंसेंटिव, इंडस्ट्री का इंसेंटिव, आईटी का इंसेंटिव जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। हाँ, ये जरूर लग रहा है आपको भी और मुझको भी कि एम्बिशियस है, बट अगर हम एम्बिशियस टारगेट रखेंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे और खूब दिल लगा के बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खुद बरकत देगा। अब बात ये आई एक्सपोर्ट की। जब एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ेगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। जो इस साल हमने एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखा है, मीर साहब मैं आपको बताना सच ये चाहती हूँ, वो ज्यादा इंक्रीज इसलिए हुआ है कि इंटरनेशनल प्राइसेस हमारी एक्सपोर्ट के बढ़ गए हैं। ठीक है। वॉल्यूम एक्सपोर्ट का इतना नहीं बढ़ा है क्योंकि एक्सपोर्टेबल सरप्लस इतना जनरेट नहीं हो पा रहा। हम इसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। किन सेक्टर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? आमतौर पर ट्रेडिशनली तो हम टेक्सटाइल पर जोर देते हैं, उन्हीं को रियायत देते हैं, उन्हीं को इंसेंटिव देते हैं और जो करते हैं। और ये भी बताया जाता रहा इस सदी के शुरू में कि पाकिस्तान उन मुल्कों में पहले 5 मुल्कों में शामिल है जिनके यहाँ एग्रीकल्चर टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। और फिर हुआ ये कि दूसरे मुल्क हमसे आगे बढ़ गए, बांग्लादेश बढ़ गया, दूसरे बढ़ गए, हम देखते रह गए। अब क्या प्लान कर रहे हैं उसके? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट टेक्सटाइल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो तो हमारी शान है ही है, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि ये इनके अलावा भी हम सोचें। आईटी के एक्सपोर्ट के बारे में सोचें, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के बारे में सोचें। मेरा मकसद ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ ये है कि हम ये 5 जो हमारी एक्सपोर्ट की चीजें हैं उसको तो मराद दें, बट उसके अलावा भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। एक यानी नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आए एक्सपोर्ट मार्केट में। दूसरा, नई नई मार्केट्स को भी टैप करें। जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स है, हमारी मिडिल ईस्ट में जाता है, हमारी अमेरिका में जाता है, यूरोपियन यूनियन में जाता है, इसके अलावा भी बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यानी हमारी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाना है, हमें इस तरफ रुझान देना है और हम इस बजट में और अपनी टैरिफ पॉलिसी देख के और मराद देख के हम ऐसी स्कीमें लाना चाहते हैं जिससे ये प्रमोट हो। देखिए, मैं मीर साहब, ख्वाहिशें हमारे दिल में बहुत सारी हैं, सबकी हैं, आपकी भी हैं, हमारी सबकी हैं। हालात जो अलाउ करते हैं हम उतना ही कर सकते हैं। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रायोरिटाइज कर दें क्या क्या चीजें चाहिए हमें। हमारी ज़राअत को प्रमोट करना है, आईटी को प्रमोट करना है, हमें आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करना है, और वो रिलीफ कर्जे लेके नहीं, एक अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स करके करना है। हम लेकर आए हैं ऐसे टैक्सेशन मेजर्स, शायद पहली दफा कि हमने कोई एडिशनल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया है। सब डायरेक्ट टैक्सेस पे हमने एफर्ट किया है ताकि हम अमीरों को कंट्रीब्यूट करें। हम उनसे गुजारिश करते हैं ये मुल्क खले खड़ेगा तो उनके लिए इंशाल्लाह उनकी दौलत में और प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। हमारी मदद करें इस वक्त, हमें वो टैक्स दीजिए, हमारा साथ दें ताकि हम रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकें और इस बहरान से इस मुल्क को निकाल सकें जिस बहरान में हम धंसे चले जा रहे हैं। मीर साहब, हमें निकालना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। हमारी फिलॉसफी है, हमारी दुआएं हैं, बहुत से वादे हैं जो बहुत सी ख्वाहिशें हम भी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे दावे नहीं करना चाहते जो हम पूरे ना कर सकें। हम आपकी ख्वाहिशों के साथ, आपकी ख्वाहिशों के साथ, आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल आपके साथ हैं, पूरी कौम साथ हैं। अल्लाह करे कि आपको कामयाबी हो। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं इस बात को जारी रखता और बात होती रहती, लेकिन बहरहाल हमने बात को कंक्लूड करना है। कंक्लूड इस बात पे कर रहे हैं कि हम इस पर एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे
और नई एक्सपोर्ट के एवेन्यूज तलाश करेंगे। अपनी इंपोर्ट जो फालतू आती हैं, जिनसे भरी हुई हैं हमारी मार्केटें, उनको कंट्रोल करेंगे। और इस अपने अपने जितने वसाइल हमें दस्तियाब हैं आर्मी मार्केट के हवाले से, उनके साथ कम्पीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम के साथ कोई गलत बयानी ना करें, सही बयान के साथ मईशत को आगे लेकर जाएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसी के साथ लेते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेजेंट बजट पर, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर और सियासत में वो कैसे कन्फ्यूज़ हुई है, इस सारी बात पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, शंबर जैदी साहब। ये हमारे FBR के चेयरमैन भी रहे हैं। इन्होंने कोशिश भी की थी और बड़ी दयानतदारी से छोड़ गए थे कि ये काम मेरे बस में नहीं है। पिछले दिनों इनसे गुफ्तगू हुई, इन्होंने बड़ी खड़ी खड़ी बातें की। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि हालात आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक प्रोफेशनल को जो आप थे, और यकीनन बड़ी अच्छी रेपुटेशन के प्रोफेशनल है, आपको इस काम में लाया गया, लेकिन आपने भी हाथ खड़े कर दिए। और वजह क्या हुई? उन्होंने वजूहत सारी बयान की, ब्यूरोक्रेसी ने क्या रवैया अख्तियार किया, कारोबारी तबके ने क्या रवैया अख्तियार किया। लेकिन मैंने ये कहा था कि आपने हाथ उतार लिए, ये नहीं कहा था कि आप नाकाम हो गए। ये नाकाम नहीं हुए, ये जो काम कर रहे थे वो करते हुए नज़र आया, कोई करने नहीं दे रहा। सिस्टम ऐसा है कि बात आगे नहीं चल रही। आज हमसे इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो बजट आया है, जो हालात हैं मुल्क के, बजट क्या है, बजट पे बात करना खुद कंफ्यूज होना है। जो हालात हैं मुल्क के, उसमें मईशत के लिए कौन सा रास्ता वो देखते हैं और दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम शबर जैदी साहब। वालेकुम सलाम शबर साहब, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, मेरा माइंड सेट भी मेरा ख्याल में कुछ आपसे क्लियर हो गया होगा। क्या क्या हालात हैं मईशत के? मैं बजट की बजाय मीशत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए बात करने में। देखिए सज्जाद साहब बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे माशी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है। और हम एक बतदरीज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि हम मुस्तकिल खराब माशी हालात से गुजरते जाते हैं, तो वो हालात बेहतर होने की बजाय वो रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो रियासतें होती हैं वो अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है। और जब वो इन्वेस्ट नहीं करती बहुत अरसे तक, तो फिर वो अपनी खराबी में चली जाती हैं। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ इन्वेस्ट करने की। हमने आखिरी बड़ा डैम बनाया था 1976 में। ठीक बात है। तो ये तकरीबन हो गया, आप समझे 50 साल, तकरीबन 50 साल या 45 साल पहले हमने बड़ा डैम बनाया था। उसके बाद से हमने कोई डैम नहीं बनाया। हमने कभी पाकिस्तान में कोई बड़ी इरिगेशन में इंप्रूवमेंट नहीं की। हमने कोई सेकंड रेलवे लाइन नहीं डाली। हमने कोई अच्छा, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि लोगों को एक लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि जी सारा जो काम था वो नहीं किया हमने, कोई बात नहीं है, अब ये नई लाल बत्ती आ गई जिसका नाम ने रख दिया CPEC। अब सारी कौम ये समझ रही है कि जो हमने 50-75 साल से गलतियां की थी वो सब धुल गई और CPEC ने आके वो धुल दी और हम सही हो गए। ये लाल बत्ती है। मैं CPEC की मुखालफत नहीं कर रहा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि ये लाल बत्तियां होती हैं जिससे कौम को पीछे लगा दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है और फिर हम चल पड़ते हैं। इसी तरह हमने कोई, आप मुझे बताएं कि हमने कोई गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। कराची में हमने कराची यूनिवर्सिटी जो थी उसको हमने कहा कितना डेवलप किया। हमने कोई अच्छी क्वालिटी का मेडिकल कॉलेज बड़ा बनाया। हमने कोई अच्छी क्वालिटी का गवर्नमेंट के लेवल पर अस्पताल बनाया। तो ये सब चीजें जब आपने इन्वेस्ट नहीं की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेकर आ, फिर हमने एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। तो हमने कहा कि बिजली भी हम नहीं पैदा करेंगे, हमने कहा कि स्कूल भी हम नहीं देंगे, हम कॉलेज भी नहीं देंगे, अस्पताल भी नहीं देंगे, सब प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है, तो बस ठीक है। अब उसके बाद अगर वो ये सब कुछ हुआ है तो उसका नतीजा ये है जो आपके सामने है। अब उस नतीजे के बाद जो नतीजा निकलने जा रहा है वो ये है कि हम डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ने से हमें रोकना है तो फिर हमें अभी भी अब कुछ अपनी, जिसे कहते हैं ना, होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मगर मुझे वो होश के नाखून नजर आ नहीं रहे हैं बेसिकली। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। मगर आपको क्या नजर आया इस बजट से? क्या नजर आया कि ये किस तरह
कोशिश कर रहे हैं होश के नाखून लेने की और काम करने नहीं, की? इनके देखिए वही वाली बात है, ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास मेजोरिटी है, इतना शॉर्ट टर्म है इनके पास, तो ये कैसे आपको वो चीज ले कर सकते हैं जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फैसला करें कि हम 7 दिन में से एक दिन तमाम मोटर गाड़ियों को बंद रखेंगे, तो आपके ख्याल में ये फैसला कर सकते हैं? या फॉर एग्जाम्पल हम ये फैसला करें कि हम तमाम बाजार बंद कर देंगे 6 बजे, तो क्या ये कर सकते हैं? क्या हम फैसला ये करें कि तमाम स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूल बस होगी और ये प्राइवेट कारें नहीं जाएंगी, तो क्या हम ये फैसला कर सकते हैं? तो ये जो फैसले बड़े बड़े फैसले करने हैं, या हम फॉर आर्गुमेंट फैसला करें कि जी हमें बहुत सारी अशिया जो हैं वो हमें नहीं इंपोर्ट करनी, तो क्या हम ये कर सकेंगे? तो आपको याद होगा एक जमाना था जब पाकिस्तान में बैटरी सेल बना करते थे, चंदा बैटरी सेल और पता नहीं कौन कौन सा हुआ करता था। अब कोई बैटरी सेल पाकिस्तानी अवेलेबल ही नहीं होता, तो वो सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो ये तो फिर इसका आखिर नतीजा वही होगा जो आपके सामने है। तो इस पे कोई दो राय तो नहीं है किसी की बेसिकली। नहीं, आपका मतलब है कि हमें इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है यानी कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, पुरानी हुकूमत ने कुछ गलतियां की हैं, ये ठीक की है, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ भी है इन हालात में कुछ होता नजर आता है कि नजर नहीं आता आपको? क्या नजर आता है आपको? देखिए इनका भी टैक्स इकट्ठा करना है, ये भी उन लोगों से कह रहे हैं कि कारोबारी आदमी से कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल के साथ लेंगे, इन्हें भी एक टारगेट पूरा करना है। इन्फ्लेशन बढ़ती दिखाई देती है, इन्होंने एक मुकर्रर कर दिया 11.7, लेकिन लगता है कि शायद 20% तक क्रॉस कर जाए। तो इसमें क्या, अब रेवेन्यू को टारगेट आपने भी मुकर्रर किया था, बहुत जोर लगाया और हासिल भी कुछ किया, तो ये अब जो कर रहे हैं मुकर्रर, ये हमारी कुछ नक्शा नजर आता है? देखिए ना, एक आप इसको इस तरह समझे मईशत को हमारी कि एक ट्रक है जो पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, ठीक है, उसका इंजन बंद है। अब वो जो स्टीयरिंग पे बंदा बैठा है उसका काम सिर्फ ये है कि वो नीचे नहीं गिरने दे, वो मगर ये नहीं समझे कि वो इंजन को चला रहा है। इस वक्त हमारी हालत ऐसी है कि इंजन हमारा बंद है, वो सिर्फ इतना काम कर रहा है कि वो स्टीयरिंग को लेके चल रहा है कि नीचे नहीं गिरे, मगर कभी ना कभी उसे अपने एंड पे पहुंच के रुक जाना है। तो वो जो पाकिस्तान का जो बुनियादी सिलसिला है। अच्छा, अब ये जो आप बात करें बजट में, जैसे आप उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल पे टैक्स लेंगे, इसका मतलब है कि बाजार से टैक्स नहीं ले सकते ना। मतलब ये है कि जो बाजार इतने पाकिस्तान में लाखों बाजार खुले हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, वो चीजें बेच रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, अरबों का कारोबार हो रहा है, वो पाकिस्तान वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, आप बिजली के बिल पे ले लें, तो इसका मतलब है नाकामी हुई ना, ये खत्म हो गया। फिर आप जब आपने ये फैसला कर दिया कि आप बिजली के बिल पे लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने उससे टैक्स नहीं वसूल कर सकते ना। तो जो उस पे शबर साहब आपने सिचुएशन को फेस किया है, इसका इलाज क्या है? मतलब ये कि हर गवर्नमेंट आती है, वो इन पर टैक्स लगाने की कोशिश करती है, ये तरा दे जाते हैं, क्या क्या कोशिश कर, कैसे क्या करें? मतलब मैं भी हेल्पलेस होके आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कोशिश करें यहाँ पे? यानी कि आपसे हमें बड़ी तवक्को थी कि आप यानी कि प्राइवेट सेक्टर आदमी है, आप कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन ये भी हमें पता था कि ब्यूरोक्रेसी भी। देखिए मेरा झगड़ा किससे हुआ था? रिटेलर से हुआ था ना। अभी रिटेलर के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि रिटेलर एक माफिया है और वो टैक्स नहीं देगा, ठीक है, फिर आप फैसला कर ले, रियासत फैसला कर ले कि वो क्या चाहती है। रियासत ये फैसला कर ले कि वो तालिबान से भी लड़ेगी और रेडर से भी लड़ेगी। प्रॉब्लम ये है ना कि रियासत का मसला ये है कि वो कितनी जंगें लड़ेगी। अब आपने तो ये तो बिल्कुल तालिबान बन चुके हैं ना, इन्होंने कहा हमें नहीं देना, खत्म हो गई बात। जब मैं क्यों आया छोड़ के? मैं इसलिए छोड़ के आया, मेरा झगड़ा किससे हुआ था? रिटेलर से हुआ था ना, होलसेलर से हुआ था। हजारों लाखों बाजार में पाकिस्तान में लाखों अरबों की आमदनी हो रही है, सारी अनडॉक्यूमेंटेड सेल चल रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम टैक्स नहीं देंगे। तो अब आप अगर या तो आप खत्म कर लें, या ये कोई शराफत टैक्स तो नहीं देता ना, तो आप इनको सीधा करें, मगर सीधा नहीं करना चाहती ना रियासत ने इनके सामने घुटने टेक दिए, खत्म हो गई बात। तो अब आप अगर समझते हैं कि घुटने टेकने के बाद वो आपको टैक्स दे देंगे, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। अब जो आपने टैक्स रखा है, इतना टैक्स तो एक पूरे पाकिस्तान का टैक्स वो देंगे, इतना टैक्स तो पाकिस्तान के 10 आदमी दे देंगे जो बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स कलेक्शन करने का अदारा एफबीआर है और जो लेते हैं, एफबीआर का कसूर नहीं है सर। एफबीआर का कसूर क्या है? एफबीआर के बंदे जाते हैं, मार के निकाल देते हैं।
बात उनका नहीं है, ये तो बदमाश हो चुके हैं ना। आप ये कोई चीज करने को तैयार नहीं ना। बिहार में मैं नहीं कह रहा कि बिहार में अच्छे लोग हैं, तो मगर ये तो बदमाशी के एंड में चले गए ना कि नहीं 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 देना हमें, खत्म हो गई बात, फिनिश। फौज को लगाएं, पुलिस को लगाएं, रेंजर को लगाएं, किसको लगाएं टैक्स देने से इनके लिए? नहीं नहीं, आप उल्टी बात कर रहे हैं ना, आप लोग गलत बात कर रहे हैं भाई। जो देने वाला है उसकी बदमाशी खत्म करें ना पहले। ये तो नहीं है ना कि आपको कह रहे बदमाशी की मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। ये नहीं हो सकता ना, मैं यही तो आज कर रहा हूँ आपको, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने कहा इलाज क्या है इसका, कैसे टैक्स लें उसे? अब इलाज ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा, ये इलाज है। तो यानी कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई हर्डल नहीं होती इसमें? नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई चीज, देखिए ब्यूरोक्रेसी कोई चीज नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी तो एक बेचारा छोटा सा आदमी है जिसको आप 10 रुपए में खरीद सकते हैं। बात ये है ना कि जब रियासत नहीं चाहती ना, मेरा सवाल कुछ और है, रियासत ने मेरा साथ नहीं दिया ना जब मैं कर रहा था। आप रियासत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। रियासत का मैं तो कह रहा हूँ, रियासत को तो फौज के थ्रू रिकवर करना है ना। रियासत तो आप अमेरिका में करेंगे ये वाला काम, तो रियासत अलाउ करेगी आपको? मतलब हुकूमत की विल नहीं होती है, ये कहा जाए। नहीं, विल नहीं है, ये विल का लफ्ज आप अलग इस्तेमाल करते हैं। विल नहीं है, ताकत नहीं है उनके पास। विल तो अलग चीज होती है। तो ताकत, ये आप गलत बात कर रहे हैं। रियासत के पास ताकत नहीं है कि वो इन लोगों से लड़ सके। रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास ताकत ही नहीं है कि वो इन लोगों से लड़ सके। ताकत कहां से लाएं? ये आपसे ताकत का मसला है, विल का मसला नहीं है। विल तो आ भी जाएगी, ताकत कहां से लाएं? ताकत कहां से लाएं? ताकत का मसला है। रियासत खत्म हो चुकी है, रियासत नाकाम हो चुकी है। रियासत के पास ये ताकत नहीं है कि इनसे लड़ सके। देखिए, मुझे बताइए कि अगर इससे रियासत लड़ने जाएगी और बाजार बंद हो जाते हैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, आप लोग कैसे डाल देंगे? आप जैसे मीडिया वाले तो अलार्म डाल देंगे ना। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये सारा कारोबार रुक गया, मईशत रुक गई, तबाह हो गई, आप लोगों ने तो अलार्म डाल देना सारे मीडिया ने मिलके। तो ये भी तो उसका हिस्सा है ना। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मीडिया की बात कर रहा हूँ। सपोज करें ये रेजिस्ट करते हैं और इनके सामने हम आगे खड़े हो जाते हैं और हम इनको कहते हैं बाजार बंद करें, खोले, आपको टैक्स देना है। तो जब ये बाजार बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे तो करें, मगर आप जब हड़ताल होगी तो आप जैसे बंदे आएंगे, सारा मीडिया आएगा कि इकोनॉमी तबाह हो गई, जब्बर साहब ने डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर तबाही फेर दी, मईशत का पहिया रुक गया, मेरे बच्चे चार बंदे आएंगे, वो अपने आप को आग लगा लेंगे कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और आप सारे तस्वीरें दिखाएंगे। ये कहानी चल रही है, चलती रहेगी। तो फिर आप चलाएं, आप चलाएंगे तो आप चलाएं, अगर आप जिस तरह आप चलाना चाहते हैं आप चलाएं, उसके बाद हम श्रीलंका बन जाएंगे थोड़े दिन बाद। आपकी बातों से लग रहा है कि पाकिस्तान में एक इनकलाब की जरूरत है, माशी इनकलाब ही नहीं बल्कि इंतजामी इनकलाब की भी जरूरत है, सख्ती के साथ। नहीं सर, इस्लाम की बात नहीं है। पाकिस्तान की रियासत को ये डिसाइड करना है कि वो चाहती क्या है। मतलब वो रियासत जो है, देखिए बादशाह जो होता है ना रियासत, उसके पास सिर्फ 2 राइट होते हैं बस, एक टू रिसीव टैक्स और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक है। किसी भी मुल्क में रियासत के 2 काम होते हैं कि वो अपने शहरियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और अपने शहरियों से टैक्स ले सके। इसके अलावा रियासत कोई चीज नहीं होती। मुझे कोई जरूरत नहीं है बादशाह की या खलीफा की या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। सिर्फ ये जरूरत होती है रियासत की कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके या मुझे इससे टैक्स ले सके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दोनों रोल रियासत के खत्म हो चुके हैं। तो आपका मतलब है कि आप मौजूदा बजट पे क्या मौजूदा मईशत पर ही बहुत मजबूर हैं, मायूस हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि ये मईशत जो मैं मायूस नहीं हूँ, मेरे हिसाब के मुताबिक है। अच्छा, मतलब कुछ और, जो आदमी कुछ और नहीं कर सकता वो क्या करेगा? आप मुझे बताइए ना कि आप तो इस काम को जानते नहीं है ना। मैं इस काम के तो जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे मेरी कोई मायूसी नहीं है। ये तो होना है, ये हो गया, सही हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि इन हालात में यही हो सकता है, यही कह रहे हैं फिर आप? देखिए, मायूसी तो इसको होती है ना जिसको कोई उम्मीद होगी। अच्छा, आप उम्मीद नहीं, आप कहते हैं इन हालात में जो कुछ हो सकता है वही हो रहा है और इससे कोई अच्छी नेकी की तवक्को नहीं की जा सकती, यही कह रहे हैं आप? देखिए, 2 बात है ना। इस वक्त 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तान को सही किया जाए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को एक दफा डिफॉल्ट होने दिया जाए और पाकिस्तान को लोगों को एहसास हो कि हम कितनी बुराई से रह रहे हैं। मगर हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट हो, बचाएंगे लोग इसको आखिर में आके। मगर अब देखते हैं कि किस तरह इंटरवीन करना है। ये तो एक इलाज ये भी होता है ना, जब एक मरीज बाज नहीं आ रहा होता तो उसका ये भी इलाज होता है, उसको बताया जाए कि ये हो रहा है। ठीक बात है। वो जी ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया, बहुत मेहरबानी आपकी। लेकिन नाज़रीन किराम, आपने शब्बर जैद साहब की गुफ्तगू सुनी। ये एक ऐसी शख्स की गुफ्तगू है जो प्रोफेशनल है, जो मामलात को जानता है, जिसने अटैम्प्ट भी की, एक हुकूमत पर ज्वाइन किया। वो सियासी आदमी नहीं था, लेकिन उसने एक सियासी हुकूमत में शामिलियत इख्तियार की और उनके FBI कोशिश की कि टैक्स कलेक्शन का काम करे। एक शोर उठ गया, एक हंगामा खड़ा हो गया कि शनाख्ती कार्ड पे जी हम कारोबार करें, कैसे करें, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करें, वगैरह वगैरह सारी बातें हुई। और भी इनको कुछ प्रॉब्लम पेश हुए। इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी को कम कर दो। पिछली प्रोग्राम में इन्होंने कहा था हमारे साथ 23,000 उन्होंने कहा लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर हम कर दें। उन्होंने कहा कि इफेक्टिव एफिशिएंट स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी हो तो वो ज़्यादा रिजल्ट जो है ना बेहतर डिलीवर कर सकती है। हमने अपना सारा सिस्टम ख़राब कर दिया हुआ है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं ताकि लोगों को एहसास हो, यहाँ डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कर सकते थे वो हमने किया है। इस बजट में भी किया है। कोई और आता तो वो भी करता है, यही कुछ करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने हमारे बजट पर, मईशत पर आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू सुनी, शब्बर जैदी की गुफ्तगू सुनी तफसील के साथ। वो सेगमेंट खासे लंबे भी हो गए। अब आखिर में हम मिर्ज़ा अब्दुर रहमान साहब, जो कि चेयरमैन हैं कोऑर्डिनेशन फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स के, पाकिस्तान की जो है हमारा सबसे बड़ा अदारा, उसके कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ बात करेंगे। और शकील मुनीर साहब हैं जो कि इस्लामाबाद चैम्बर के सदर हैं। हम इन दोनों के साथ कोशिश करूँगा कि बजट के बारे में अब इनकी राय लें। जो टैक्स लगाए गए हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है, तेल की कीमतें जिस तरह जा रही हैं, इस पर उनका क्या तज़किया है, क्या राय है। जी मिर्ज़ा अब्दुर रहमान साहब, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बजट को कैसे एनालिसिस करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो बजट आया है इसके मुतालिक तो वैसे तो देखो अभी जो सिर्फ कागजों में है, उसके कोई बात उनकी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो देखा जा रहा है, जो उन्होंने बताया है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो बजट एक अच्छा बजट नहीं है। इस वजह से कि ये 15% जो कह रहे हैं सरकारी मुलाजमों का और 5% रिटायर्ड का, और 2% जो कह 2,000 रुपये दे रहे हैं 40,000 रुपये की, ये बहुत ही ज्यादती है। अब देखिए महंगाई दिन ब दिन महंगाई 100% से भी ज्यादा बढ़ गई है और तनख्वाहदार तबका जो है वो 40,000 या इससे नीचे या ऊपर उससे उसको कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से जो 2,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये से भी उस तबके का कोई 2,000 से आजकल आप एक दिन की आप सौदा सल्फ भी नहीं ले सकते। हुकूमत को असल बात जो है वो चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम करे, कोई सब्सिडी कार्ड जारी कर दे आवाम के लिए, एक लिमिट पे रख के कि इनको हर स्टोर से सब्सिडी दे दी जाए परसेंटेज के लिहाज से। क्योंकि जब एक सारफ सुबह जाता है अपना सौदा सल्फ खरीदने तो वहां पे उसके रेट उस दिन से भी और डबल हो गए होते हैं। वजह यह है कि पेट्रोल आप देखें, अभी आप कह रहे हैं कि और बढ़ाएंगे, और हमारे वजीर खजाना साहब तो बड़े लाइट मूड में, बड़े हंसी के मूड में भी उससे उन्होंने फरमाया कि अभी तो ये डाउन हमला और भी होगा। जबकि देखिए पेट्रोल, गैस, बिजली, ये तीनों आइटम जो है ऐसी हैं कि अगर आप इनको बढ़ा दें तो उसके बाद फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती जो सस्ती हो सके। मंडियों से रसाई सब्जियों की, फ्रूट्स की, फलों की, और इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग जो मिल्स हैं उनसे आटा, घी, चावल लाने में भी उनमें भी कोई ऐसी रेट वहाँ पे नहीं रह सकते। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल पैकेज कोई नहीं दिया। मुल्क की इंडस्ट्री वगैरह बंद पड़ी है। पहले फिर भी कोई ज़र मुबादला के ज़खायर जो बढ़ने शुरू हुए थे कोविड के ज़माने में भी कोरोना की वजह से, उसके बावजूद कि हमारे पास गैर मुल्की डिमांड इतनी आई थी कि हमने $5 अरब का अजाफी जो है हमने सेल की। इसी तरीके से आप देखें कि जिस वक्त तक आप कहते हैं कि आप बाहर मुल्क के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर देते हैं लग्जरी तईशात। पहली बात यह है कि पहले तो आपने जितनी इंपोर्ट कर चुके हैं उसका ही कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि लोगों का कंटेनर इस वक्त पोर्ट में लगे हुए हैं, कोई माल रास्ते में ट्रांजिट में है, कोई एलसी खुली हुई है, उनके लिए एक अलहदा इशू बनेगा ताजरों के लिए। इसलिए दूसरा यह है कि जिस वक्त तक आप
कारोबार में जिस वक्त आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं करेंगे, जितनी आपकी एक्सपोर्ट होगी जितनी आपकी इंपोर्ट होगी उसको बैलेंस नहीं करेंगे, बराबरी सतह पे नहीं लाएंगे, कभी भी यही तरक्की नहीं हो सकती। अगर आप बाहर की इंपोर्ट को बंद कर देंगे तो लोग अनफेयर मीन गैर तरीके से वो आप लाना शुरू कर देंगे, ये सामान लाना शुरू कर देंगे। जी ठीक है, आपसे बात जी इसके आप बात करें। इसके अलावा जनाब मैं अगली आपसे बात बताना चाहता हूं कि हुकूमत ने कि ये जो कर रहे हैं कि देखें, कह रहे हैं कि जिसके 2.5 करोड़ रुपए का जिसका मकान होगा वो उसके अलावा उसके पास अगर और को मकान होगा तो उस पर 5% पे 1% देंगे, वो भी ज्यादती है। देखिए ऑलरेडी आप इस वक्त 1% आपके जो है एक्साइज वाले प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। मुल्क में 100 किस्म के टैक्स यहाँ चल रहे हैं, आप कितने टैक्स लेंगे? आवाम इस बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। खुदा रहा ऐसे हालात पैदा किए। देखें ये कहते हैं जी हम आए हैं तो हम ये कर दें, इनसे पूछा जाए ये सारी जिंदगी यही लोग रहे हैं ना, जो नए तो अभी 3.5 साल आया, लेकिन ये तो सारी जिंदगी से चलते आ रहे हैं। इन्होंने पहले हुकूमतों में क्या किया? देखिए डॉलर आपका बाहर से आ रहा था और डॉलर आना आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बंद हो गई। क्यों कि एक तो आपने उनका हक छीन लिया वोटिंग का। वो कहते हैं, अब मेरे कई लोगों से वहां राब्ते हैं, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लक रखें, हमें आप नेशनल नहीं मानते, आपने मेरा वोट का हक छीन लिया, हम इस मुल्क में सरमायाकारी। ठीक है, बात इस पे बात करते हैं हम। बिल्कुल, शकील मुनीर साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी गुफ्तगू पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, देखिए जिस क्राइसिस से इस वक्त गवर्नमेंट गुजर रही है वो भी सबके सामने है। हमें उससे भी हमें पर्दापोशी हम नहीं कर सकते कि जो सिचुएशन एकदम से गवर्नमेंट जब चार्ज लिया है इन्होंने, तो इन्हें काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना था और उन मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बजट पेश किया है। वो बजट में कमियां भी हैं, अभी खैर डिटेल तो हमारे सामने नहीं आई है कि हम उसको डिटेल स्टडी करें और उसके मुताबिक फिर हम अपना एक राय कायम करें, बिजनेस कम्युनिटी अपनी राय कायम करे। लेकिन जो चीज़ें अभी आई हैं उसमें कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब भी जा रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं, जो जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बजट में जो है वो उसको डिस्करेज किया है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर रिव्यू करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। देखें, एक जो ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है वो पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का सिलसिला है, तो पाकिस्तान में नहीं है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में है। तो हम अब उसके लिहाज से चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीज़ों को मैनेज करेगी और कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालेगी। उसके लिए मेरे ख्याल से इस वक्त दो प्लानिंग जो है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इन दो चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि हम चीज़ों को हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकें। ठीक बात। बजट में अगर हम डिटेल देखते हैं तो देखें, एक तरफ उन्होंने वो जो छोटे एसएमईज को जो 3,000 से 10,000 तक उन्होंने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है, मैं समझ, और फिक्स टैक्स कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उसके लिए छोटे ताजिर के लिए एक उसको रिलीफ मिलता है उसमें। दूसरी जानिब आप ये देखें कि उसमें 6 से 12 लाख तक की सैलरी वाले को भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है कि उसके ऊपर टैक्स जो है। तो ये चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव की जानिब जा रही। लेकिन अब लेकिन उसके साथ साथ आप उन्होंने एक वो ADCR के ऊपर उन्होंने वो कमेटी बनाई है जो पहले एक FBR का और कंज्यूमर के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता था, वो दोबारा उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है ADCR। उसको वो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है, उसके साथ जो है उसमें बेहतरी आएगी। ठीक, हमारे पास देखें फ्यूल की शॉर्टेज है। हम देखें, हम इस वक्त बहुत ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे ऊपर काफी ज्यादा लोड है कि फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फ्यूल देखें, हम 80,000 बैरल हमारा फ्यूल पर डे की हमारी जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया का मसला जी, पूरी दुनिया का मसला है। जबकि हम 3 लाख बैरल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उन चीजों से निकलने के लिए
फिर हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ताकि हम उन चीजों में से बाहर ठीक आ बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब इसको गुफ्तगू करना चाहता था, लंबी बात करना चाहता था, लेकिन पहले सेगमेंट हमारे इतने लंबे हो गए कि हम तफसील के साथ गुफ्तगू नहीं कर सके। हम इन दोनों शख्सियात को दोबारा बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे इनकी राय ज़्यादा डिटेल के साथ दी जाए, इनसे बहस की जाए, इनका तजिया लिया जाए। लेकिन अभी तक ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी है कि इससे निकलना आसान नहीं है। बजट क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये किसी को नहीं अंदाज़ा है। हुकूमत ये हो या हुकूमत कोई और हो, मुश्किलात ऐसी हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं और उस मुश्किलात का सामना हमें हर सूरत करना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।